कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें बल्ब हो सकता है, उसमें फैन हो सकता है, उसमें स्विचेस हो सकते हैं, बैटरी है, वायर्स है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो बहुत सारे उसमें कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अभी हम 10th क्लास के लेवल के हिसाब से जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनको स्टडी करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे पास चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखें तो हम कुछ बेसिक कंपोनेंट्स देखते हैं जो बहुत कॉमन है। ये सबको पता है कि इट इज़ अ सेल। सेल बनाते हुए ध्यान रखिएगा कि इसमें एक लॉन्ग एंड होता है, एक शॉर्ट एंड होता है, और जो आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो दिस मेक्स अ सेल। So this long end is actually a positive terminal and short end is a negative terminal. Second, a combination of cells. So like this is one cell. If I connect it with another cell, so this is two cells, and three cells. तो देखिए कनेक्शन ऑर्डर चलता है कैसा, प्लस माइनस एक सेल, फिर प्लस माइनस दो सेल, फिर प्लस माइनस तीन सेल। तो कनेक्शन चलेगा प्लस माइनस, फिर ये इनमें कनेक्शन होगा, फिर यहाँ कनेक्शन होगा। कई बार बच्चे ड्रॉ करते हैं, कुछ सेल बनाते हैं तो ऐसे ही रैंडमली ड्रॉ कर देते हैं ऐसा, तो ये रॉन्ग है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। कई बार वो दो प्लस एक साथ है, दो माइनस एक साथ कर देते हैं, तो वो भी करना रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो जब ये हमने कॉम्बिनेशन बना दिया दो या दो से ज़्यादा सेल्स का, तो इसे हम कहते हैं बैटरी। सो बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। थर्ड हम देखते हैं बल्ब। उसको आप या तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर उसको एक सर्कल ले सकते हैं। सो दिस मेक्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब। देन वी कैन यूज दिस कीज। दिस इज एन ओपन की। देखिए जब सर्किट ऐसा है तो यानी कि जब की इस तरह से है, इसमें कुछ नहीं है यहाँ पे, तो ओपन की होता है, उस टाइम सर्किट हमारा स्टार्ट नहीं होता और उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ऐसे हम कहते हैं क्लोज्ड की। नाम कई बार उल्टे हो जाते हैं। जब क्लोज की का मतलब होता है, बच्चों कहते हैं कि सर्किट क्लोज है, ऐसा नहीं, ठीक है। क्लोज मतलब यहाँ पे है कि हम उसको क्लोज कर रखा है, यहाँ पर सर्किट हमारा कनेक्टेड है परफेक्टली एंड विल स्टार्ट कंडक्टिंग। इसलिए एक दूसरा वर्जन जो होता है कीज का ही, कई बार हम ऐसे में दिखा देते हैं कि दिस इज एन ओपन की एंड दिस इज अ क्लोज्ड की, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में भी कई बार ये लिखा हुआ होता है। इसके बाद हम पहले ही पढ़ चुके हैं एमीटर के बारे में, फिर हम पढ़ चुके हैं वोल्ट मीटर के बारे में। सो दिस इज योर एमीटर and this is your voltmeter। मैंने बताया कि जो एमीटर होता है उनकी रेजिस्टेंस बहुत लो होती है, और जो परफेक्ट एमीटर होगा आइडियल एमीटर, उसकी रेजिस्टेंस जीरो होती है। जबकि जो वोल्टमीटर होते हैं, ठीक है, तो वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, और जो आइडियल वोल्टमीटर होता है, परफेक्ट वोल्टमीटर, उनका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, बहुत हाई होता है, उनसे कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता। इसके अलावा एक और मीटर हमारे पास है, this is called galvanometer। what does galvanometer do? एक्चुअली जो गैल्वेनोमीटर होते हैं वो ऐसे डिवाइस होते हैं जो सर्किट में स्मॉलेस्ट करंट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जनरली जो लैब में मिलता है उनकी जो रेंज होती है वो समथिंग अराउंड 20 माइक्रो एम्पियर के आसपास में होती है। कि अगर सर्किट में 20 माइक्रो एम्पियर करंट भी अगर है तो आपका वोल्टमीटर डिफ्लेक्शन शो कर सकता है। So voltmeter are basically, we do not use the voltmeter to measure the current, but to detect the presence of current, कि सर्किट में करंट है या नहीं है। हम एमीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सर्किट में बहुत माइन्यूट करंट हो तो उसको चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर एक बैटरी डिवाइस होता है, ठीक है। तो हम यूज़ मेजरमेंट के लिए नहीं करते, इसका यूज़ हम बेसिकली सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ इस तरह के सिंबल हैं। तो अगर मैंने एक बार यहाँ से आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो डॉट लगाया, उसका मतलब यहाँ पे एक जंक्शन है, यानी कि हम वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक। और अगर एक वायर दूसरे वायर को क्रॉस करके तो जाए, लेकिन दोनों में कोई कनेक्शन ना हो, तो कुछ इस तरह से सपोज एक वायर जा रहा है और यहाँ से दूसरा वायर आ रहा है, और ये ऐसा अगर आता है, उसका मतलब ये वायर सब उसके ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं, इनके बीच में कोई एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं है।
मैंने कुछ बेसिक्स बनाए हैं, अब जिनकी डिटेलिंग मुझे रिक्वायरमेंट है उसको मैं अब बनाने जाऊंगा। जिसमें से पहला है हमारे पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या है कि रेजिस्टेंस सर्किट की एक प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से उस सर्किट में करंट के फ्लो को अपोज करेंगे, तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ऐसे डिवाइसेस को, हर डिवाइस का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, कुछ की वैल्यू हाई होती है, कुछ की वैल्यूज लो होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कंडक्टर्स की बात करें जो इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस कम होती है। जो इंसुलेटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करते तो उनका रेजिस्टेंस हाई होता है। अब ये जो रेजिस्टेंस है उसमें देखिए, अगर ये ऐसा बना हुआ है, ठीक है, इसको हम कहते हैं फिक्स्ड रेजिस्टेंस। यानी कि जितना है उतना ही रहेगा, उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक बल्ब लगा रखा है, जो बल्ब का अपना एक रेजिस्टेंस है तो फिक्स है, वो चेंज नहीं होता, जितना है उतना ही रहेगा। आपने कोई हीटर लगा रखा है तो उसका जितना रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा, अनलेस अनटिल आप उसका फिलामेंट चेंज नहीं करते, ठीक है। आपने एक फैन लगा रखा है तो फैन की कॉइल्स में कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो फिक्स है, जितना है उतना ही रहेगा। सो दे ऑल आर फिक्स रेजिस्टेंस। ये ऐसे रेजिस्टेंस जितना ये एक बार मैन्युफैक्चर हो गए उतना ही होंगे। अगर मुझको चेंज करना है तो मुझे पूरा निकाल के दूसरा नया रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन चेंज देम। सो दे आर फिक्स्ड रेजिस्टेंस। Now this is a variable resistance. अब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, नाम में क्लियर करता है वेरिएबल, तो वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम चाहें तो उसकी वैल्यू को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और उसका सबसे बड़ी एग्जांपल मिलता है फैन का रेगुलेटर। अब देखो फैन के रेगुलेटर को जब रोटेट करते हैं तो आप देखिए फैन की स्पीड में चेंज आता है, तो कैसे आ रहा है। तो जो फैन का रेगुलेटर एक्चुअली एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिसको हम जब एक तरफ घुमाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है, फैन की स्पीड में ज़्यादा करंट जाता है और फैन हमारा फास्ट घूमता है। उसी तरह से जब हम उसको दूसरी तरफ घुमाते हैं तो सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे सर्किट में करंट कम होगा और फैन हमारा स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो जो फैन होता है वो देखिए उसका कुछ रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से होता है, ऐसा ना बना के हम इसको ऐसे बनाएं कि इसमें हर तरफ एक रेजिस्टेंस है। उसमें तीन टर्मिनल होते हैं, पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल और तीसरा टर्मिनल। जो सर्किट में करंट जाता है वो किसी भी दो टर्मिनल से आ सकता है, पर एक कंपल्सरी होता है कि मिडिल वाला कनेक्टर होना जरूरी है। तो सपोज मैं क्या करता हूँ कि अपने सर्किट को अगर फैन रेगुलेटर के हिसाब से देखें तो अगर मैं यहाँ और यहाँ से सर्किट में कनेक्ट करूँ उसको, जाके सर्किट में जा रहा है और यहाँ पे हमारे पास एक नॉब होगा, ठीक है, ये नॉब होगा ऐसा, ठीक, जिसको हम रोटर से कनेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए सर्किट में करंट यहाँ से आता है, अभी यहाँ से आएगा, अब इतने पार्ट तक उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद क्या होगा, इसका कोई बेनिफिट नहीं क्योंकि कनेक्टेड नहीं है। तो सर्किट कहाँ से कंप्लीट होगा, सर्किट यहाँ से कंप्लीट होगा और यहाँ से करंट निकल जाएगा। तो इसका मतलब उसने कितने पार्ट का रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया, इतने पार्ट का। लेकिन अगर मैं इसको रोटर पे ऐसे घुमा दूँ और इसको यहाँ ले आऊँ, अब कितने पार्ट का रेजिस्टेंस का इस्तेमाल होगा, इतने का, ठीक है। और अगर उसमें कोई यहाँ से घुमा के इधर कर दूँ तो अब कितने पार्ट का रेजिस्टेंस का इस्तेमाल होगा, इतने रेजिस्टेंस का। तो देखिए जब मैं रोटर को यहाँ पे घुमाता हूँ, ठीक है, तो उससे रेजिस्टेंस सर्किट का क्या होता है, चेंज होता है। अब मैं आप उसको फैन के सिचुएशन एनालाइज कीजिए कि फैन में आपने देखा होगा कि जब आप उसको ऐसे करते हो, यानी कि इस तरफ को घुमाते हो, तो फैन की स्पीड बढ़ती है। तो ऐसा क्यों होगा, तो मान लीजिए शुरू में आपका रोटर यहाँ कनेक्टर मतलब, तो ये कितना रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करता है, इतने रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर रहा था, रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा, करंट कम होगा, करंट कम होगा तो फैन मेरा स्लो मूव करेगा। अब जब मैं इस कनेक्टर को यहाँ से रोटेट करके सपोज इस पॉइंट पे ले आया, जिस फैन की स्पीड बढ़ाने के क्रम में ऐसे घुमा के ले आया यहाँ पे, तो ये मेरा कनेक्टर यहाँ कनेक्ट होता है। अब ये कितने पार्ट के रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करेगा, इतने पार्ट की। तो आप देखिए रेजिस्टेंस पहले से कम हो गया, रेजिस्टेंस पहले से कम हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और करंट इंक्रीज हुआ तो फैन की स्पीड बढ़ेगी। सो दीज आर वेरिएबल रेजिस्टेंसेस। जो लैब में इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है वो है कुछ इस तरह से, जिसको हम सर्किट में कई बार ड्रॉ करेंगे। इसमें तीन पॉइंट होते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। इसे हम कहते हैं रिहार्स्टैट, ठीक है। अब आप इसको कंपेयर कीजिए, जो मैंने आपके लिए थोड़ा बड़ा सर्किट बनाया था इस तरह से, ये वाला सर्किट। तो
उसमें भी एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी था, और जो कनेक्टर वाला पॉइंट था वो हमारा सपोज मान लीजिए पॉइंट सी था। तो इससे मेरे पास 3 टर्मिनल है, इसमें भी 3 टर्मिनल है, एक टर्मिनल, 2 टर्मिनल, 3 टर्मिनल है। तो जैसे मैं इसमें से किसी भी 2 में कनेक्ट कर सकता था, उस तरह से मैं इसको भी कहीं पे 2 पे कनेक्ट कर सकता हूँ, ये मेरी चॉइस है। पर उसमें कंपल्सन क्या था कि मिडिल वाले पे जरूर कनेक्ट होगा, दूसरा या तो इधर या इधर कनेक्ट हो सकता है। तो सिमिलरली सर्किट में या तो मैं इसको इधर और इधर कनेक्ट करूँगा सी पे, या फिर बी और सी पे कनेक्ट करूँगा। और जब मैं इसको मूव करूँगा आगे पीछे वेरिएबल को, उससे क्या होगा, सर्किट का रेजिस्टेंस वेरी करेगा, चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ से कनेक्ट किया इसको और दूसरा पॉइंट यहाँ से कनेक्ट किया, तो करंट यहाँ से आएगा, इतने पार्ट का रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया और यहाँ से आगे चला गया, तो इतना रेजिस्टेंस यूज हुआ। अगर मैं इसको शिफ्ट करके यहाँ ले आता तो क्या होता, इतने रेजिस्टेंस का इस्तेमाल होता है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है सर्किट में चेंज हो जाती है। सो दीज आर वेरिएबल रेजिस्टेंसेस। तो मैक्सिमम टाइम सर्किट में जब ड्रॉ करेंगे तो हम या तो वेरिएबल रेजिस्टेंस या रिहोस्टेट का सिंबल ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक ओम्स लॉ होने वाला है, तो अगर उसका सर्किट डायग्राम बनाओ फिर कैसा होगा, तो हम उसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक फिक्स रेजिस्टेंस है, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये एक 2 सेल वाली बैटरी हो गई, एक की हो गया। अगर आपको एमीटर लगाना है तो आप यहाँ पे एक एमीटर लगा सकते हैं। देखिए ये माइनस एंड है, ये प्लस एंड, तो माइनस के साथ माइनस एंड ही कनेक्ट होता है और प्लस के साथ प्लस एंड। वोल्ट मीटर, जहाँ पे वोल्टेज मेजर करते हैं वहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाऊंगी। तो मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल नापना था, तो मैंने इन दोनों पॉइंट के बीच में एक वोल्ट मीटर लगा दिया, तो उसमें भी सेम लॉजिक फॉलो हुआ कि दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। सो दिस इज योर रिहोस्टेट, द वेरिएबल रेजिस्टेंस। और जैसे हम इसको यहाँ पे की को कनेक्ट करेंगे, सर्किट हमारा स्टार्ट होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ को देखने के लिए या तो आप बैटरी की पोटेंशियल को बार बार चेंज कर सकते हैं जिससे करंट की वैल्यू चेंज होगी, या फिर आप अपने बैटरी आपके पास एक ही आपका सोर्स बार बार आप चेंज नहीं कर सकते, तो आप सर्किट में रिहोस्टेट की वैल्यू को वेरी करके जो है सर्किट में करंट को वेरी कर सकते हैं। करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा उसकी वैल्यू कर सकते हैं। तो अगर कोई डिफाइन करने को बोले कि हाउ कैन यू डिफाइन अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, सो वेरिएबल रेजिस्टेंसेस आर दोज डिवाइसेस। देखिए अगर यहाँ पे इसको मूव करते हैं तो सर्किट में आपको लगता नहीं कि रेजिस्टेंस चेंज होगा। अगर मैं इसको इधर करूँ तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इधर करूँ तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। जब सर्किट का रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होगा तो करंट की वैल्यू भी कम ज़्यादा होगी, क्योंकि हम करंट को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन बैटरी की या पोटेंशियल को चेंज नहीं कर रहे हैं, जैसे फैन में भी करते हैं हम, जितना पोटेंशियल जाता है सर्किट में 220 वोल्ट उतना ही जाता है ना। लेकिन हम कभी भी जो है पोटेंशियल को चेंज नहीं करते, हम सिर्फ करंट को कंट्रोल करते हैं यूजिंग अ रेगुलेटर। सो वेरिएबल रेजिस्टेंस आर दोज डिवाइसेस which can be used to regulate the strength of current in a circuit without changing the source or without changing the potential source. ठीक है, so those devices are called variable resistances. So next class we will study about Ohm's law.